स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें से पहला टॉपिक इस प्रकार से है। जो हमारा पहला डिस्कशन का मुद्दा है वो जी राम जी विधेयक है, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। कल ये लोकसभा से, आज ये लोकसभा से पारित भी हो चुका है। तो अब ये आने वाले समय में मनरेगा का स्थान लेगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबी जी राम जी विधेयक 2025, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। और अब ये विधेयक करेगा क्या? ये भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके बीच और ग्रामीण विकास के बीच, दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। हमने मनरेगा से जो अनुभव प्राप्त किए हैं इतने सालों, यानी 2005 से जब से मनरेगा हमारे देश में लागू हुआ है, तो उसके जो भी अनुभव हैं हमारे प्रशासन के पास, हमारी प्रशासनिक दक्षताएं जितनी भी महत्व को धारण कर पाई हैं इस विधेयक से, उनको यूटिलाइज करते हुए एक नया, यानी समय की डिमांड के अकॉर्डिंग एक नया संशोधन किया गया है। जो मतलब प्रथम दृष्टया अगर देखेंगे तो वो रिलायबल लगता है कि हाँ, ऐसा करना ज़रूरी था। आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट डालता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो विधेयक है वो अपनी सही दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ये 19 दिसंबर 2025 को विकसित भारत जो विधेयक पारित कर दिया गया है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को प्रतिस्थापित करता है। यह नीतिगत बदलाव ग्रामीण रोजगार की संरचना और कार्यान्वयन में एक नया अध्याय शुरू करता है। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जिस प्रकार से यह विधेयक कृषि अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण विकास है, इनके बीच संतुलन स्थापित करता है, इनके बीच साम्यता की स्थिति को स्थापित करने का प्रयास करता है। ये इक्विलिब्रियम क्यों आवश्यक था, ये साम्यता क्यों आवश्यक थी दोनों के बीच, इसको आप समझिएगा। क्योंकि जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था है, आपको पता है भारत की जो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे। दूसरी तरफ जो ग्रामीण विकास है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। कैसे टकरा रहे थे? क्योंकि मनरेगा के माध्यम से जो हमारे देश के कृषक थे, जिनके पास आजीविका के लिए साधन नहीं उपलब्ध थे, उनको मनरेगा के माध्यम से न्यूनतम 100 दिनों का कार्य तो मिल ही जाता था। ये तो विधेयक में लिखा था कि न्यूनतम 100 दिन, अधिकतम की तो कोई चर्चा नहीं थी, यानी कि लगभग उनको कार्य मिल जाता था ग्रामीण विकास के नाम पे। कहीं नहर खोद रहे हैं तो कहीं नाली बना रहे हैं, इस तरह के कार्य मिल जाते थे। और होता क्या था उससे, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही थी। क्योंकि जब रबी और खरीफ की फसलों का बुआई का या कटाई का समय आता था, तो उस वक्त जो मज़दूरों की जो कृषकों की आवश्यकता होती थी कि उन्हें मज़दूर मिल जाएं, तो वो मज़दूर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें उसकी जगह आसानी से यहाँ पे कार्य मिल जा रहा था। तो मैन पावर्स की कमी की वजह से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ था वो गड़बड़ हो रहा था। तो उन सबको साधने का कार्य इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। क्या किया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। हमने आपसे कल ही बताया था कि 100 दिनों, मतलब पूर्व में 100 दिन की रोजगार गारंटी का व्यवस्था थी, अब से 125 दिनों की रोजगार गारंटी की व्यवस्था कर दी गई इस विधेयक के माध्यम से। ठीक है। कृषि विराम अवधि, वही जो हमने अभी आपको बताया, खेती के महत्वपूर्ण समय यानी कि बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों का पॉज लिया जाएगा, जिसे एग्रीकल्चरल पॉज कहा गया है इस विधेयक में। कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध रहें, ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि बुआई और कटाई के समय जब आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है तो वो उपलब्ध, यानी कि जो श्रमिक होते हैं वो उपलब्ध रह सकें। फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें राज्यों को भी पार्टी बनाया गया है। अभी 60% अपना केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार के भरोसे छोड़ा गया कि आप इसको वहन करेंगे। इससे नीति निर्माण में राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। सरकार भी नीतियों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आएगी, जो राज्यों की वित्तीय भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ाता है। इससे राज्यों की वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी। बात करेंगे मॉडल की, तो बजट आधारित मॉडल रहेगा ये, यानी कि जी राम जी जो विधेयक है
ये बजट ओरिएंटेड मॉडल रहेगा, जबकि जो पुराना यानी कि जो मनरेगा था वो डिमांड ड्रिवन मॉडल पे आधारित था, जबकि ये जो नया वाला है ये बजट कैप्ड मॉडल पे कार्य करेगा। इसका क्या मतलब है? ये डिमांड ड्रिवन का मतलब ऐसा है कि अगर 100 लोग, मैं ये कहता हूँ कि एक गांव में 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया कि हमको मनरेगा के तहत रोज़गार चाहिए, तो डिमांड ड्रिवन मॉडल में सरकार की ये जिम्मेदारी थी, यानी मनरेगा विधेयक में सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि सरकार उन 100 के 100 लोग जो कार्य के इच्छुक हैं उनको कार्य देगी, यानी कि उनको रोज़गार देगी। ऐसे में होता क्या था कि संख्या, यानी कि आपके पास कोई पूर्व निर्धारित संख्या नहीं है कि आपको कितने मजदूरों को कार्य कराना है, कितने लोगों से कार्य कराना है। आपके पास निश्चित कोई बजट नहीं होता था कि कितना बजट आपको आवंटित किया गया है, यानी कार्य के आधार पर अगर आपने ज़्यादा कार्य करवा लिया तो सरकार को ज़्यादा पैसे देने होते थे। इससे अव्यवस्था आती थी, अनिश्चितता आती थी, और साथ में वित्तीय व्यय भी आपका, जैसे अब अगर आपको ना पता हो कि आपके महीने में आपका जो घर है उसमें कितना राशन आप खर्च करते हैं, अगर आपको ये बात ना पता हो तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास अगर कोई पूर्व नॉलेज ना हो, आपके पास कोई अध्ययन का तरीका ना हो कि मेरे घर में 5 किलो चावल लगता है पूरे परिवार में, या कितना तेल लगता है, तो फिर आपका जो बजट है, या तो आपके पास बहुत सारे पैसे हों कि आप मैनेज कर पाएँ, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं तो सोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए हमेशा, जैसे आप अपनी पढ़ाई भी करते हैं या कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी की आपको ज़रूरत होती है, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह जब आप रोज कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, आपका इकोनॉमिक मैनेजमेंट सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह जब ये जो हमारा डिमांड ड्रिवन मॉडल था, इसमें न ही आपका ये निर्धारित होता है कितने लोगों को कार्य देना है, यानी जितने लोग आ जाएं सबको कार्य देना ही है आपको। जितने लोग भी आ जाएं आपको, तब बाद में पता चलता था कि आपको इतने रुपए इसमें व्यय करने हैं, यानी पूर्व निर्धारित कोई व्यय नहीं होता था, तो आपको उसका भी आइडिया नहीं होता था। तो अभी जो नया बजट कैप मॉडल आया है उसमें निर्धारित किया गया है कि हम इतना अमाउंट रखेंगे इस चीज़ के लिए, समय सीमा है कि इतनी समय सीमा के लिए हम इतना अमाउंट रखेंगे, फिर उतना ख़त्म हो जाने के बाद आगे देखेंगे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल हमको पता होना चाहिए कि हमको एक बार में इतना खर्च करना है इस पर। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आराम से समझिएगा इसको। 125 दिनों का कार्य दिवसों में वृद्धि हमने बताया, आर्थिक प्रभाव इसके होंगे 25% की जो वृद्धि की गई है, यानी एक सामान्य ग्रामीण को जो यहाँ कार्य करता था अब उसकी वार्षिक आय में 25% की, आप कहेंगे कैसे, 125 दिनों का ही तो कार्य है। इसको इस तरह से समझिए कि मिनिमम तो 100 दिन का था ना, कि मिनिमम आपको 100 दिन का कार्य, कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे नियमित कार्य नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन वहाँ पे नियमित मिनिमम 100 दिन का वेज तो दिया ही जाता था। तो अब ऐसी जगहों पर जहाँ 100 दिन का ही दिया जाता था, क्योंकि विधेयक में ऐसा प्रावधान था तो उतना नियम फॉलो किया जाता था, तो अब विधेयक में 125 दिनों का वो कार्य कर दिया गया है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रत्येक परिवार को 25% की वृद्धि संभव है। आपको पता है इस परिवर्तन से ग्रामीण उपभोग में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। यह कदम विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हमने आपको बताया, जैसा अभी हमने बताया आपको 125 नए दिनों की बात की गई। कृषि विराम अवधि, जिसे हमने अभी एग्रीकल्चरल पॉज कहा था, वो क्या है? आप उसको इस तरह से समझिए, बुआई का मौसम एक हो गया, दूसरा हो गया रोजगार योजना का सक्रिय रूप, और तीसरा हो गया कटाई का मौसम। यानी कि खरीफ और रबी फसलों की बुआई के दौरान 30 दिनों का विराम, ताकि किसान अपने खेतों में पर्याप्त श्रमिक नियुक्त कर सकें। ऐसा इसलिए किया जाएगा, बुआई के दौरान 30 दिन का पॉज दिया जाएगा कि इस बीच जी राम जी विधेयक के अंतर्गत कार्य नहीं मिलेगा, इस बीच जी राम जी विधेयक के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने का मतलब दावा नहीं किया जा सकेगा। ऐसा क्यों किया गया आपको बताया हमने, ताकि किसानों को श्रमिक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। रोजगार योजना सक्रिय, बुआई और कटाई के बीच की अवधि में वीबी जी राम जी के तहत पूर्ण रोजगार गारंटी उपलब्ध रहेगी। यानी कि ये समझिए कि जब रबी का मौसम, रबी की बुआई चल रही हो या खरीफ की बुआई चल रही हो, चाहे वो दिसंबर हो आपका, चाहे फिर वो जून जुलाई हो, इस मौसम में और इस मौसम में 30 दिन का पॉज दिया जाएगा, ताकि किसानों को संपूर्ण श्रमिक आवश्यकता पूरी की जा सके। इसके सिवा
जब कटाई का मौसम आएगा, फसल कटाई के महत्वपूर्ण 30 दिनों में फिर से विराम, जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित न हो। आप इसको इस तरह से समझिए, यह 60 दिनों का जो एग्रीकल्चरल पॉज है, यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो रोजगार गारंटी और कृषि उत्पादकता, ये ध्यान रखिएगा, पहले रोजगार गारंटी की वजह से देश में कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही थी। जो छोटे किसान होते हैं, जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, उनको श्रमिक नहीं मिल पा रहे थे, और जो मिल रहे थे उनकी लागत इतनी ज़्यादा थी कि वो लागत प्रभावी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों में से एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए ये निर्णय लिया गया है। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को स्वीकार करती है, यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर इस नीति को बनाया गया है। डिमांड ड्रिवन से बजट कैप्ड मॉडल की जो नीतिगत विश्लेषण है उसको इस तरह से समझिए, हालांकि हमने आपको समझा ही दिया है। मनरेगा मॉडल ये रहा हमारा, और ये रहा जी राम जी मॉडल। डिमांड ड्रिवन दृष्टिकोण, जितनी मांग उतना आवंटन, यानी कि बजट की जितनी मांग होगी आपको उतना आवंटन दे दिया जाता था, ऐसा मनरेगा में किया जाता था। वित्तीय अनिश्चितता, हमने आपको बताया, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती थी कि कितना चाहिए या कितना आपको व्यवस्था करनी है, ये आपको पहले से नहीं पता होता है। बजट अनुमानों में कठिनाई, आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि आपको कितने करोड़ रुपए इस स्पेसिफिक योजना के लिए देना है। तो अगर आपके पास निश्चित अमाउंट है, आपका सोर्स निश्चित है, और आपको किसी योजना को नहीं पता है कितना देना है, तो आप उसके लिए अन्य योजनाओं में या तो कटौती करेंगे या फिर उतना पैसा रोक के रखेंगे, अन्य योजनाएं उससे प्रभावित हो सकती हैं। आपको पहले से पता होगा कि मेरी 1 रुपये की आमदनी में 30 पैसा यहाँ जाना है, तो भाई मेरे को 70 में मैनेज करना है। मान लो अभी ऐसा चल रहा था कि आप 70 में मैनेज कर रहे थे, और अचानक से एक महीने में ऐसा आ गया कि 30 पैसे की जगह 50 पैसे आपको देने पड़े एक स्पेसिफिक योजना पे, तो आपको बाकी सारे काम आपके 50 पैसे में करने होंगे। ये अनिश्चितता थी, इससे सरकार का जो राजकोषीय हेल्थ है वो प्रभावित हो रही थी, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। केंद्र पर अधिक वित्तीय बोझ था, अभी जैसा आपने बताया 60-40 का सेंट्रल और स्टेट का स्पॉन्सर्ड रख दिया गया है, जिससे केंद्र पर वित्तीय बोझ कम हो सकेगा। और जो ये वाला मॉडल है, जी रामजी मॉडल है, इसमें पूर्व निर्धारित बजट सीमा होगी, यानी पहले से निर्धारित होगा कि 25 पैसे या 30 पैसे भाई हमको इस पर खर्च करने हैं। वित्तीय अनुशासन और पूर्वानुमान, जो वित्तीय अनुशासन है वो आपका नियमित हो सकेगा कि आपके बजट को, आपके पैसे को कैसे खर्च करना है, और पूर्वानुमान कर सकेंगे आप कि आपको 25 पैसे कहाँ खर्च करने हैं या 20 पैसे खर्च करने हैं। बेहतर योजना का और कार्यान्वयन, ये योजना निश्चित रूप से कार्य करने की दृष्टि से, मॉनिटरिंग की दृष्टि से आप देखेंगे तो कार्यान्वयन में अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। केंद्र राज्य की साझा जिम्मेदारी होगी, जिससे दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। नया मॉडल एक निश्चित बजट सीमा के भीतर कार्य करता है, जो वित्तीय स्थिरता और बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित करता है। यह दीर्घकालिक योजना को सरल बनाता है। जबकि जो पुरानी योजना थी, मनरेगा का मॉडल मांग के आधार पर काम करता था, डिमांड के आधार पर काम करता था, जिसमें जितने लोग काम मांगते थे सरकार को उतना फंड उपलब्ध कराना पड़ता था। यह दृष्टिकोण वित्तीय योजना में चुनौतियों को जन्म देता था, चुनौतियों को उत्पन्न करता था। फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन, हमने आपको बताया 60-40 का मॉडल अपनाया गया है। 60 आपका केंद्र सरकार वहन करेगी, और 40% जो मांग है वो आपका राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी। विधेयक के संभावित प्रभाव और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। तो जो इसके सकारात्मक प्रभाव हैं, हमने आपको बताया, आपकी राजकोषीय हेल्थ बेहतर हो सकती है, आपका पूर्वानुमान संभव हो सकता है। अधिक कार्य दिवस, जैसा पहले 100 दिनों के कार्य दिवस की गारंटी थी, जिसे 125 दिनों तक बढ़ा दिया गया है, ये सराहनीय है। कृषि उत्पादकता में सुधार की संभावना होगी, क्योंकि समय पर जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त किसानों को श्रमिक मिल सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, कुछ ही समय में ऐसा कोई तूफान आ गया, कोई बारिश हो गई, तो अगर पता है कि किसान की खेत फसल में ही पड़ी रह गई, वहाँ से हट नहीं पाई, क्योंकि श्रमिक कम रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्य भी धीमे होगा, और सब अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो अपने आप भाव बढ़ते हैं, आपको पता है। तो गांव में ऐसा क्या हो रहा है, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो पता ही होगा कि इन मौसमों में, खासकर बुआई और कटाई के मौसमों में, आपको श्रमिक नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो वो अनायास मांग करते हैं, अजायज़ मांग करते हैं, जो फुलफ़िल करना थोड़ा सा टफ होता है, इस तरह की मांग करते हैं, और
अगर बड़े किसान हैं फिर तो चल जाता है, लेकिन मध्यम और छोटे किसानों को इस चीज़ में समस्या आती है। इससे वो खुद से अपना श्रम करते हैं खेत में, अपने खेत में स्वयं प्रयास करते हैं कि वो मैक्सिमम काम खुद से ही कर लें, अपने परिवार के साथ मिलकर कर लें। तो ऐसा करने में समय खर्च होता है, जिससे कई बार जो मौसम है उसके परिवर्तन की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से नुकसान हो जाता है। वित्तीय अनुशासन बेहतर योजना है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चुनौतियां क्या हैं? तो बजट कैप्ड मॉडल में मांग पूरी न होने की भी आशंका है, हो सकता है। ये एक संभावना बनती है कि पहले अगर कभी ऐसा हुआ था कि मांग आपका 1 रुपया जो का जो खर्च था उसमें से कभी अगर ऐसा हुआ था कि 40 पैसा जो है कभी मांग के आधार पर इस योजना में गया था, और अगर आप वर्तमान में अपने 1 रुपये में का 25 पैसा फिक्स कर देते हैं कि 25 पैसा ही हम इस पे खर्च करेंगे, तो कल को जब ये जो 15 पैसा का गैप है ये कैसे फुलफिल होगा? यानी जो 15 पैसा का गैप है इसके बीच की खाई को कौन पाटेगा, कहाँ से पाटेगा? यानी कि जो लोग कार्य मांगने आएंगे क्या उन्हें कार्य नहीं मिलेगा पूरी तरह से? ये सब चुनौतियाँ हैं। राज्यों पर बढ़ा वित्तीय बोझ, विशेषकर गरीब राज्यों पर, जो हमारे देश के पिछड़ी पंक्ति के राज्य हैं, वो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल दबाव और आ गया है इसकी वजह से कि अब वो इसको फुलफ़िल कहाँ से करते हैं, ये भी अपने आप में सरकार को सोचना चाहिए। कृषि विराम के दौरान श्रमिकों की वैकल्पिक आय का अभाव, ऐसा कहा गया है कि जिस समय कृषि विराम की स्थिति चल रही होगी, यानी एग्रीकल्चरल बहुत चल रहा होगा, उस वक्त जो ये मनरेगा यानी जी राम जी के श्रमिक होंगे, इनको वैकल्पिक आय का अभाव होगा। ऐसा माना जाता है कि मनरेगा करने वाले कुछ जो वर्कर्स हैं, कुछ श्रमिक जो हैं, वो मनरेगा में तो कार्य करते ही हैं, साथ ही साथ वो खेतों में भी कार्य करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे कहा गया है कि कृषि विराम के दौरान श्रमिकों के वैकल्पिक आय में कमी हो सकती है। नए ढांचे के कार्यान्वयन में प्रारंभिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ये सारी बातें सही हैं, अपने आप में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं इसके। फिर भी अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखेंगे, तकनीकी रूप से देखेंगे, तो जो विधेयक है निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। तो धीरे धीरे जिस तरह हमने मनरेगा को 2005 से लॉन्च करके एक सफल अभियान के रूप में यहाँ तक ले आए हैं, जो 20 सालों का हमारा अनुभव है, हमारा 20 सालों का प्रशासनिक अनुभव है, वो निश्चित रूप से इस नए बजट को भी सही दिशा में, नए विधेयक को भी सही दिशा में कार्य करने की दिशा में अग्रसर करेगा, यही अपेक्षा करते हैं हम। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को हमारे देश में 19 दिसंबर के दिन ही वो दिन था जिस दिन गोवा का मुक्ति हुई थी पुर्तगालियों से। आपको पता है जो पुर्तगाली थे वो अंतिम औपनिवेशिक शक्ति थी, अंतिम कॉलोनी थी जो भारत से गई थी। इन्होंने गोवा और जो दमन और दीव का एरिया है उसको अपने नियंत्रण में, यानी भारत की आज़ादी 1947 के बाद भी लोग अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। भारत में विभिन्न विभिन्न आंदोलन चलाए गए इनसे मुक्ति के लिए। पहले जो आंदोलन चलाए गए 1947 से 15 साल का समय लिया गया। इस 15 साल में 1955 में, 1956 में बड़े बड़े जन आंदोलन चलाए गए लेकिन उन आंदोलनों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा, बल्कि पुर्तगाली पुलिस इतनी आप कहेंगे कि इतनी लापरवाह हो गई थी या इतना दुस्साहसी हो गई थी कि उसने भारतीयों पर ही गोली चलवा दी थी। कई निहत्थे निसहाय भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में जब सरकार की कूटनीति विफल होती है, सरकार की वार्ता, पहले सरकार ने प्रयास किया था कि इकोनॉमिक स्तर पर इनके ऊपर बाउंडेशन लगाकर इनसे अपना देश खाली करवा लिया जाए। इसके लिए सरकार ने तीन तरफ से इनकी, यानी चारों तरफ से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को रोक दिया था, इनके व्यापार को बाधा पैदा की थी। लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा। 1500, इसके इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो 1510 पुर्तगाली शासन का आरंभ होता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया और यह उनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। 1947 में देश आज़ाद होता है, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाली नियंत्रण में था। भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए, जैसा हमने आपको बताया, भारत ने बात करना शुरू किया। सोचा कि जो उस वक्त पुर्तगाल के तानाशाह थे उनसे बात करके उन पर दबाव बनाकर ही कार्य करवा लिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। 17-18 दिसंबर 1961 को सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और उस ऑपरेशन विजय में सरकार की तीनों से, यानी कि हमारी जो देश की तीनों विंग है, एयरफोर्स, नेवी और जो हमारी ग्राउंड फोर्स है, इन्होंने तीन तरफ से उन पर हमला किया और बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा।
मात्र 36 घंटे के अल्पकालीन ऑपरेशन में ही इन्होंने सफलता अर्जित कर ली और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के गोवा के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने समर्पण कर दिया भारतीय सेना के आगे। 1961 में ऑपरेशन विजय चला। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्त कराया। 2025 मुक्ति दिवस की जो 64वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसमें प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। ऑपरेशन विजय जो 450 वर्षों के औपनिवेशिक शासन का अंत होता है, इसी के साथ हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि भारत से लगभग सारी कॉलोनी जा चुकी थी, अंतिम कॉलोनी यही थी जो बाद में गई। एक त्वरित और निर्णायक सैन्य अभियान के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। यह अभियान केवल 36 घंटों की सफलता पूरा हो गया था। यह मुक्ति भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा का एकीकरण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रतीक था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। आपको पता है 450 वर्षों का ये पुर्तगाली शासन था, जिसे मात्र 36 घंटे में ऑपरेशन विजय के तहत बिना किसी बड़े प्रतिरोध के, यानी पुर्तगाली कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध कर नहीं पाए थे, भारत ने इसको मुक्त करा लिया था। अरावली पर्वतमाला जब देख रहे हैं आप, अरावली पे किस तरह की बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था कि अरावली का हनन किया जा रहा है, अरावली को ख़त्म समाप्त किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो पर्यावरणीय न्याय शास्त्र में मील का पत्थर है। यानी जो पर्यावरण का न्याय शास्त्र है, उसमें ये डिसीजन आने वाले कई दशकों तक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। क्या परिभाषा, इसमें एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। इसमें बताया गया है कि जो जिन 4 राज्यों में अरावली का विस्तार है, उन सब में समान परिभाषा, यानी कि अरावली की समान, अभी ऐसा था कि पर्वत श्रेणियों के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपने आप को अलग अलग बता रखा था कि नहीं, ये हम इसे कर सकते हैं, हमारे यहाँ इस तरह गतिविधि हो सकती है। अब सबके लिए एक समान परिभाषा है। अदालत ने 4 राज्यों में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की है, जो कानूनी स्पष्टता प्रदान करती है। इससे होगा क्या, इससे जब वाद लाया जाएगा, यानी अरावली के विरोध में, अरावली के संरक्षण के लिए अगर कोई वाद लाना है, तो जब अगर दिल्ली वाले को वाद लाना होता था तो उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी, जब राजस्थान वाला वाद ले आता था तो उसके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी। यानी राजस्थान में खनन का अलग नियम था, दिल्ली में आप खनन किसी चीज़ का कर रहे हो तो उसको पर्वत मानेंगे कि पहाड़ी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अब उन सबको एक ही सीमा में ले आया गया है। खनन पर प्रतिबंध, इन 4 राज्यों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी नए लीज अब अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज बिल्कुल नहीं दी जाएंगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। पारिस्थितिकी बहाली, अवैध खनन को नियंत्रित करना और अरावली की पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली सुनिश्चित करना इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से ये न्याय शास्त्र में सराहनीय निर्णय है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भारत में आयोजित किया गया है। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह आयोजन भारत की आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व स्तरीय नेतृत्व को दर्शाता है। इसका मतलब जो विश्व स्तरीय स्थिति है WHO की, उसमें हमारे पारंपरिक जो हमारे अनुभव थे, हमारे जो चिकित्सा पद्धति अनुभव थे, उनको स्वीकार किया जाता है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। यह विषय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के एकीकरण पर जोर देता है। बात करेंगे WHO की वैश्विक रणनीति जो 2025 से 2034 तक थी, या 34 तक है पारंपरिक चिकित्सा के लिए। उसमें WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025 से 2034 पर विस्तृत चर्चा की गई। यह रणनीति निम्नलिखित केंद्रित है: पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा की स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करना, गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता मानक स्थापित करना, अनुसंधान और साक्ष्य आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान की सुरक्षा करना, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है चिकित्सा के क्षेत्र में,
उसको इम्प्रूव करना, उसमें इस तरह के सुरक्षा के इस तरह के मानकों को जोड़ना जो वैश्विक स्तर पर मान्य हैं, और हमारी जो प्रथाएं हैं, अनुसंधान और साक्ष्य आधारित प्रथाओं को स्वीकार करना, ये इसके निर्णय मतलब इसके एक एजेंडा है 2025 से 2034 तक के लिए डब्ल्यूएचओ का, जिसको फॉलो किया जाएगा। चिली के नए राष्ट्रपति होसे एंटोनियो कास्ट का नियुक्ति की गई है। इन्होंने नया राष्ट्रपति चुनाव जीता है। चुनाव परिणाम की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश चिली में दक्षिणपंथी नेता होस एंटोनियो कास्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। यह चुनाव 19 दिसंबर 2025 के आसपास संपन्न हुए हैं। रणनीतिक महत्व की बात करते हैं तो यह जीत चिली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दाईं ओर झुकाव, आपको बताया भी हमने आपको, दक्षिणपंथी नेता हैं, दाईं ओर झुकाव का संकेत है। यह लैटिन अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। वैश्विक संदर्भ में चिली का चुनाव वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने में महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप रांची में 2025-26 में हुई है। झारखंड की राजधानी रांची 69वीं, ये ध्यान रखिएगा अपने आप में, 69 नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2025-26 के तहत 5 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन भारत में युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, पहला तो ये कि ये 69th नेशनल स्कूल गेम चैंपियनशिप है, जिसे कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो इसे रांची झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल कितने गेम को शामिल किया गया है, तो इसमें कुल 5 प्रतियोगिताओं को शामिल किया है, जिसमें फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज और साइकिलिंग को शामिल किया गया है। फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, साइकिलिंग और हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसको भी शामिल किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।